कभी सोचा नहीं था कि जो तानाशाही प्रवृत्ति से देश चलाना चाहते हैं, जो तानाशाही प्रवृत्ति से सबको डराना चाहते हैं, वो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद के अंदर घुसेंगे और उनके मुंह पर बड़ा सांसदों का हजूम रहेगा, वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये भी इस देश ने दिखाया। ऐसे होते हैं जिनको देखकर आप ऊर्जा पाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में सुनकर आप ऊर्जा पाते हैं। सरकार की आंखों में आंखें डालेंगे, सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं करनी। बहुत बहुत धन्यवाद रूपरेखा जी आपका। यहाँ आए हुए सभी विशिष्ट अतिथि जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय, उसके कुछ वक्त मेरे लिए निकालिए, मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कि जब रूपरेखा जी ने कहा कि लोकतंत्र मीडिया किसका, तो मेरे जहन में दो सवाल आए। अगर आप सड़क चलते हुए किसी से भी पूछेंगे लोकतंत्र में मीडिया किसका, तो 100 में से 90 लोग कहेंगे कि मीडिया तो साहब का, मीडिया तो सरकार का। लेकिन फिर आप गहराई से पूछेंगे कि सही बताइए, सोच के बताइए मीडिया किसका, तो उसमें से बहुत लोग कहेंगे कि मीडिया उनका जो इस दौर में भी सच बोलने की हिम्मत करते हैं। तो मैं ये विषय जो है लोकतंत्र मीडिया किसका, तो मैं दिल से कहना चाहूंगा कि मीडिया हमेशा लोग का था, मीडिया हमेशा लोग का है और रहेगा। चंद लोगों के मन में ये ख्याल आ सकता है, चंद लोगों के मन में ये गुमान हो सकता है, कुछ ताकतें ये सोच सकती हैं कि मीडिया उनका है, लेकिन हकीकत में जो दिखता है वो होता नहीं। जो साहिब अपने घर पे बैठ के सोचते हैं, जो मुगालता पालते हैं, सच वो नहीं है। अगर सच ये होता तो जिनको सरकारें मीडिया कहती हैं, उनको देखने वाले, उनकी व्यूअरशिप इतनी बुरी तरह से नहीं घटती, और वो सारे लोग, चाहे वो आशुतोष हो या कोई और दूसरा नाम हो, उनको सुनने के लिए दीवानगी से लोग सड़कों पर इंतजार नहीं करते, उनके साथ फोटो नहीं खिंचाते, उनके साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं करते। एक तरफ से सरकारी मीडिया के लोग हैं, जब वो कवरेज करने जाते हैं किसी दूर राज्य में, तो डरते हैं कि 4-5 सिक्योरिटी गार्ड ना हो, तो उनको जनता के बीच जाने से डर लगता है। और एक तरफ से जो एक्शन में पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको लोगों के बीच जाने में खुशी होती है। और सड़क पे चलते हुए ये फर्क साफ नजर आ जाता है कि लोकतंत्र में मीडिया किसके साथ है। मैं मानता हूं कि ये दौर बहुत बदलाव का दौर है, और निश्चित रूप से ये दौर इतिहास के लिखने का दौर है, क्योंकि आजादी के बाद से आज तक देश में कभी ऐसा दौर भी आ जाएगा कि मीडिया घराने सरकारों के इशारे पे खड़े हो जाएंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। और किसी ने यह भी कल्पना नहीं की थी सच बोलने वालों की, सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वालों की विरोध में सरकारें खड़े हो जाएंगी। हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू की थी तो एक सिद्धांत पढ़ा था, एक सिद्धांत सिखाया गया था, एक सिद्धांत बताया गया था कि जो सरकार बताती है वो विज्ञापन होता है, और जो सरकार छुपाती है वो खबर होती है। उस खबर का पालन करना है, हमें विज्ञापन का पालन नहीं करना। अखबार में भी पॉलिसी होती थी कि भाई विज्ञापन भी जरूरी है अखबार चलाने के लिए, तो एक मार्केटिंग की टीम होती थी, एक संपादकीय की टीम होती थी, और ढेर सारे ऐसे लोग होते थे जो संपादक के कमरे में जाने भी मार्केटिंग के हेड डरते थे कि संपादक का मूड कैसा होगा। अखबार का मालिक भी, बहुत बहुत संपादक हुए, राजेंद्र माथुर से लेकर प्रभाष जोशी तक एक लंबी श्रृंखला है कि अखबार का मालिक भी, जिसको वो वेतन दे रहा है, संपादक के कमरे में जाने से पहले कई बार सोचता था कि संपादक से एक लाइन भी कह पाऊं या नहीं कह पाऊं। वक्त बदला, मार्केटिंग के लोग अखबार की खबरों का स्थान लेने लगे, पत्रकार नेताओं से जाके पूछने लगे पैकेज कितने का लेंगे, इतने कॉलम की खबर इतनी की, इतनी कॉलम की खबर इतनी। और भी वक्त बदला। हम लोग तो बहुत छोटे से जिले से उठ के आए पत्रकारिता करते हुए। नौकरशाहों और राजनेताओं ने इस वक्त को बहुत पहचाना।
एक जमाने में कोई खबर छपती थी, जिले में तहलका मच जाता था, जिले के कलेक्टर, एसपी लोकल पत्रकार को मैनेज करते थे कि भाई तुम चाय पी लो, हमारे साथ दोस्ती रखो। उनको लगता था दोस्ती होगी तो शायद खबर थोड़ी हल्की हो जाएगी। वक्त बदला, इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन पॉलिटिकल लोगों को लगा कि क्यों पत्रकार पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सीधे संपादक से बात करते हैं। संपादक से बातों का सिलसिला शुरू हुआ। संपादकों की भी ऐसी कमात जमात आनी शुरू हुई। फिर उनको लगा संपादक से क्यों बात करना, जब मालिक तो अपना दोस्त है। जब मालिक ही झुकने को तैयार है तो हमें उन लोगों से क्या बात करना जो मालिक की नौकरी करते हैं। और धीरे धीरे कारपोरेट और मालिक का संबंध खत्म होता चला गया, बढ़ता चला गया। और अखबार किसके हो गए मुझे कहने की जरूरत नहीं, चैनल किसके हो गए कहने की जरूरत नहीं है। स्थिति यहां तक खत्म में आ गई कि मार्केटिंग के लोग कहने लगे कि सर संपादकीय पेज की जरूरत क्या है, एक पेज खराब जा रहा है, एक पेज सरकार का विज्ञापन होगा तो काम बढ़ जाएगा। ये स्थिति आई। मैं इस दौर की भी कल्पना नहीं करता था कि सरकारें किसी भी स्वतंत्र आवाज को खत्म करने के लिए इस हद तक चली जाएंगी, इस हद तक परेशान करने लगेंगी। और मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इस दौर में जब सरकारें इस हद तक जाएंगी तो कुछ लोग, देश के चुनिंदा लोग, चंद लोग रीढ़ की हड्डी तान के खड़े हो जाएंगे, सरकार की आंखों में आंखें डालेंगे, सरकार की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि हमें हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति नहीं करनी। जब दंगे होते थे, एक टाइम में बहुत दंगे होते थे, इस बात का ध्यान रखा जाता था पत्रकारिता करने में कि मरने वाले का नाम भी नहीं आना चाहिए, जिससे पता न चले कि किस समुदाय के व्यक्ति की मौत हुई है। अब कोई थप्पड़ मार दे समुदाय विशेष का तो हेडिंग बनती है, नाम के साथ हेडिंग बनती है। ये वक्त का चलन है, वक्त का दौर है। लेकिन इसी दौर में फिर जब कोई समाज जागृत होता है, जब कोई रूपरेखा खड़ी होती है, जब आप जैसे लोग खड़े होते हैं तो वक्त फिर बदलता है। फिर वक्त बदलता है तब गोदी मीडिया के, विज्ञापन के लोग, मार्केटिंग के लोग कहने लगते हैं कि साहब सरकार के अलावा विज्ञापन तो कहीं से आ ही नहीं रहा, और सरकारें भी आपको कितना दे देंगी। उनको पता है कि आप कि कौन कौन सी नस दब गई, कौन कौन सी फाइलें दब गई, और आपका आधा विज्ञापन भी देंगे तब भी आपको हिंदू मुसलमान के दंगे कराने हैं। और फिर वक्त बदला, उनकी रेवेन्यू आधी हो गई, कारण कि जो रेवेन्यू देने वाले लोग थे उन्होंने कहा जनता तो इनको देख ही नहीं रही है। आप में से कितने लोग होंगे, मैं 100% कह सकता हूं, बहुमत उन लोगों का होगा जिन्होंने टीवी पर खबरें देखना बंद कर दी। बिग बॉस और तरह तरह की चीजें वो देखती, खबरें जब चैनल पर बौद्धिक बहस होती थी, अब क्या बहस होती है, एक दाढ़ी वाले मौलाना को बुलाया जाता है, एक टीका वाले पंडित जी को बुलाया जाता है, बढ़िया लिफाफा दिया जाता है कि अंदर मुर्गे की तरह लड़ रहा है। मैंने तो देखा है टीवी चैनलों पर, राष्ट्रपति तो रोज ही देखते होंगे, जहां कैमरा बंद होता है इसमें जो मुर्गे की तरह लड़ रहे होते हैं वो दोनों मुस्कुरा मुस्कुरा कहते हैं यार तुमने बढ़िया बढ़िया बोला, तुमने बढ़िया बोला। तो किसको मूर्ख बना रहे हो, देश की जनता को। लेकिन फर्क यह आ गया कि देश का जनमानस समझ गया, तानाशाह को सबसे बड़ा डर यह होता है कि लोग उससे डरना बंद कर दें। इस देश के लोगों ने डरना बंद कर दिया। कभी सोचा नहीं था कि जो तानाशाही प्रवृत्ति से देश चलाना चाहते हैं, जो तानाशाही प्रवृत्ति से सबको डराना चाहते हैं, वो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र संसद के अंदर घुसेंगे और उनके मुंह पर बड़ा सांसदों का हजूम कहेगा वोट चोर, गद्दी छोड़। ये भी इस देश ने दिखाया। यह लोकतंत्र की ताकत थी। यह लोकतंत्र की ताकत थी कि गली गली में लोग खड़े होने लगे। कि एक दौर अंग्रेजों के टाइम का भी था जब सीना ज्यादा हो गया था और गोलियां कम पड़ गई थी, तब अंग्रेजों को देश होना पड़ा। बदलाव का यह दौर फिर शुरू हो गया। बदलाव का दौर इस सार्थक दिशा में शुरू हुआ कि भीड़ ऐसे पत्रकारों के पीछे खड़ी होने लगी जो पत्रकार सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते। मैं 5 मिनट में अपनी जर्नी बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सरकारें काम कैसे करती हैं। 4 PM नाम से अखबार मैंने 2015 में शुरू हुआ। अखबार शुरू किया, लोगों ने कहा कि यहां इवनिंग अखबार चल नहीं सकता, और मेरे मन में बड़ा हौसला था, कॉन्फिडेंस कुछ ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही दे रखा है उसने मुझे। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो इवनिंग अखबार शुरू करूंगा, चलाऊंगा। खबरें चलने लगी। मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, मेरे बहुत बढ़िया मित्र तब भी थे और आज भी है, और मैं प्रयोग करता था।
खूब कुत्ती की उनके खिलाफ खबर लेकर था, और हर महीने मेरी उनसे लंबी गुफ्तगू होती थी, वो गाड़ी तक छोड़ने आते थे, बात करते थे। हर बार मैं सोचता था कि जब ये मुझे बुलाएंगे तो मुझसे कहेंगे तुम ऐसी खबरें छापते क्यों। 2 साल बीत गए, उस शख्स ने मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि तुम ऐसी खबरें छापते क्यों हो। और इस दौर में जब मैं छाप रहा हूं तो लोग मेरे को खास तौर से कोट करते हैं, तुम तो विपक्ष के आदमी, तुम अखिलेश के आदमी। मैंने कई फोरम पर यह कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोई प्रतिष्ठित अखबार या मैगजीन ये दिखा दे कि उसने मुझसे ज्यादा अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ लिखा है, तो मैं अगले दिन से अपना चैनल बंद कर दूंगा। एक समझौता था एक बढ़िया सोच के व्यक्ति के साथ, एक समाजवादी सोच के व्यक्ति के साथ, कि वो मुझसे खबरों को लेकर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और मैं उनकी सरकार के कामकाज में दखल नहीं दूंगा, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग ठेका नहीं कराऊंगा। एक लाइन खींचती, पत्रकारों के नेताओं के बीच रिश्ते होने चाहिए। सरकार बदली, मुझे यूपी के 6 महीने बाद सबसे ताकतवर नौकरशाह ने बुलाया और मुझसे बोले बाबा तुमसे बहुत नाराज है। मैं मुस्कुराया, मैं फाइल लेके गया था। मैंने कहा क्यों नाराज है? उनका जवाब तो उनको लगता है कि तुम अखिलेश जी के आदमी हो। मैंने ऊपर से नीचे तक देखा, मैंने ये आदमी मतलब है समझ नहीं पाया। मैं थोड़ा मेरा का आदमी होता है, ये सरकार का आदमी, अखिलेश का आदमी मतलब क्या है? मैं हंस के मजाक उनसे पूछा। और उनको लगता है कि तुम्हारे बड़े अच्छे संबंध थे, तुम उनके घर को, तुम्हारे घर कभी कभी चले जाते थे। तो मैंने कहा प्रदेश का मुख्यमंत्री है, कोई सर का माफिया तो नहीं है? और मैंने कहा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे दफ्तर में तो माफिया भी आते हैं। मैंने 2 सबसे बड़े माफियाओं के नाम बताए कि जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। मैंने ये दोनों भी आते हैं। अखबार का दफ्तर शिवजी की बारात है, मेरे संघ के प्रचारक भी आते हैं, मेरे विश्व हिंदू परिषद के लोग भी आते हैं, मेरे कम्युनिस्ट लोग भी आते हैं, भाजपा के भी आते हैं, सपा के आते, कांग्रेस सब आएंगे। पत्रकार का काम है सबसे मिलना। आपका बर्तन कौन सा जल ग्रहण करता है ये उसकी बात है। गांधी जी ने भी कहा था पाप से झगड़ा करो पापियों से। मैं एक विचारधारा का विरोधी हूं। वो विचारधारा जो लोगों के बीच बंटवारा करती है, मैं उसका विरोधी हूं, मैं व्यक्तियों का विरोधी नहीं हूं। उससे बोले कि संजय तुम्हें पता है कि सरकार का बजट कितना है? मैं कहा बजट तो बहुत बड़ा होता है। बोले नहीं, सूचना विभाग का। मैंने कहा जी पता है, थोड़ा वो तो पता है। बोले इतना बड़ा बजट है कि हम तुम्हें आराम से हर साल 10 करोड़ रुपए का विज्ञापन देंगे। तुम ये पहला पेज जो छापते हो ना, इसको मत छापो, क्योंकि तुम्हारा पहला पेज कभी केजरीवाल ट्वीट कर दे रहे हैं, कभी राहुल ट्वीट कर दे रहे हैं। तो मैंने उनसे बड़े हंसते हुए विनम्रता से कहा कि मेरे आपके 15-20 साल पुराने रिश्ते हैं। आप सोचिए, लखनऊ से 10,000 अखबार छपते हुए, अमर उजाला जागरण की 5वीं पीढ़ी है जब यह अखबार बन पाया, और मेरे अखबार को 2 साल हो गए। 2 साल में आप उससे बुला के कह रहे हैं कि सरकार को दर्द हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो ब्रांडिंग का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? और मैंने कहा आप सोचिए, मीडिया के पर्सन के लिए, किसी अखबार के मालिक के रूप में, इस देश में ब्रांड बनना मुश्किल होता है। लोग पहचानने लगे, लोग चर्चा करने लगे। और मैंने कहा ये फाइल में लेकर आया हूं, सूचना विभाग में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि रोज एक अखबार जमा होता है। मैंने कहा पूरा सपा सरकार का ये जमा है और ये 100 खबरें देख लीजिए। हेडिंग पता कैसी लगाता था? डीजीपी ने एक क्रिमिनल के पक्ष में चिट्ठी लिख दी एक इंस्पेक्टर को कि भाई ये समाज में इन्होंने बताया है कि विधायक जी ने कि ये अच्छे आदमी, इनके खिलाफ जांच वाच न की जाए। मैंने कहा डीजीपी को राइट ही नहीं है कि मुकदमे में। तो मैंने हेडिंग लगा दी थी डीजीपी बिकता है, बोलो खरीदोगे। इस दौर में हेडिंग लगा दूं तो शाम तक इस टांग में बोरी लग के कह दिया जाएगा कि मेरा दाऊद इब्राहिम से रिश्ता है। लेकिन वो अखिलेश की सरकार थी। मैंने उनसे कहा कि चलो उदार बनिए। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, मैं किसी नेता की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन कुछ चीजें जिसकी अच्छी बता रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजकमल पेपरबैग्स ने एक किताब का प्रकाशन किया जो अखिलेश यादव के ऊपर बने हुए कार्टून के ऊपर किताब की पूरी कार्टून, बहुत तीखे कार्टून अखिलेश यादव। मुझे वो पल अच्छा लगा कि जो व्यक्ति अपनी आलोचना अपने मंच पर कराने की हिम्मत रखता है वो व्यक्ति बड़ा होता है। मैं उनसे मना करके आया कि साहब 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ अभी फिलहाल इनकी जरूरत है नहीं मुझे। अखबार के तेवर तो ऐसे ही रहेंगे, गलत नहीं छापूंगा, जो सोचूंगा वो पहले भी छपता था और छपेगा जरूर। क्योंकि आप समझिए कि 2 साल में अगर अखबार इतना दर्द दे रहा है, इसका मतलब मैं सही लाइन पे हूं। वो अखबार ही क्या जिसको पढ़ के सरकार के माथे पर पसीना ना आए, वो खबर ही क्या जिसको सुनकर सरकार के माथे पर शिकन ना आए और सोचे कि कैसे कैसे रुकवाए इस खबर को। वो पत्रकार ही क्या जिसकी बात सुनकर लोगों के दिल में खून ना खोले कि ये सरकारें कर क्या रही हैं, ये आपके विकास के लिए लेकर आई थी, ये अपने और अपने परिवार का विकास कैसे कर रही है। वो पत्रकार ही क्या। मैं मना करके आया। मजे की बात ये, अगले दिन बावर्दी एक दरोगा मेरे ऑफिस में आया और एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है कि आप बिना किसी नाम पते के, जब तक सच ना हो एफिडेविट के, जांच शुरू नहीं कर सकते।
24 घंटे बाद एक 5 लाइन की चिट्ठी लिखी हुई थी उसमें कि संजय शर्मा पे बेशुमार दौलत है, देश के यानी कि इनके हिस्सों में मेरे 5 स्टार है, इस टाइप की चिट्ठी थी। और रामूलाल झूम नहीं चला, नाम पता सब फर्जी, और सरकार ने मेरे खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच शुरू कर दी। मैं शायद उत्तर प्रदेश का पहला पत्रकार था जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला कि सरकार से मना करके आया कि 10 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, तो अगले दिन आर्थिक अपराध अनुसंधान की जांच शुरू। मैंने उस अफसर को फोन किया, मैं कहा मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप, मैं थोड़ा कूल सा हो गया था, पुराने तेवर आप आए, जांच कराइए। 6 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई। 18 जिलों में मेरे और मेरे परिजनों के घर पे, खानदान पे जाते थे कि अकाउंट लाइए, फलाने साल का अकाउंट लाइए। उसके ठीक 1.5 महीने बाद 2 गाड़ी भर के लोग आए, मेरे दफ्तर पे हमला कर दिया, पूरा दफ्तर तोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के कुछ बड़े अखबारों में खबर छपी कि एक ऐसी सरकार आई है जो सेकुलर जर्नलिस्ट पे इस तरह हमला कर रही। तब मैंने जन्म दिया, मैंने कोशिश करी, और कभी कभी मुझे लगता है ईश्वर जब आपको बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचा रहा होता है तो ऐसी परीक्षाएं देता है। उस समय तो मुझे लगता मैं ही संग क्यों हो रहा है, लेकिन अब आज के मुकाम पे जिसमें मैं अभी आऊंगा, वहां तक पहुंचने के लिए एग्जाम देना जरूरी था। मैंने यूट्यूब का जन्म दिया, मैंने 4 PM पे जो सरकार कह रही थी उसको बोलना शुरू किया। उसके तत्काल बाद उत्तर प्रदेश में 1000 पत्रकारों को सरकारी मकान मिले। मैं किसी पत्रकार की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन सब्जी लहर, पोल खोल दूंगा टाइप के अखबार भी हैं जिनको सरकारी मकान मिलते, मुझे नहीं मिला होता। स्वर्गीय कमाल खान जी के बराबर वाला मकान मेरा था। एक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हैं, वो मेरे दफ्तर में आए, मैंने उनका इंटरव्यू किया। सुबह उनका इंटरव्यू फ्लैश हुआ, उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए। 24 घंटे बाद 100 पुलिस वाले आए, मेरा मकान खाली करा दिया। मैंने कहा वाह, एक तमगा और। इनकम टैक्स के नोटिस शुरू हो गए, इनकम टैक्स से स्कूटी शुरू हो गई। जब EOW को नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ED को लिखा कि ED जांच करे। तो मैं हंसा, मैंने कहा रॉ को भी और शामिल कर लीजिए, CBI भाई को थोड़ा स्टेटस बढ़ जाएगा। आप सोचिए कि जितना कर रहे थे, मैं सिर्फ यूट्यूब पे उतना बोल रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी कि मुख्यमंत्री के घर से 4 किलोमीटर दूर बैठा आदमी, जिसके दफ्तर पे हमला हो रहा है, जिसके 6 इंस्पेक्टर को टीम बन रही है, जिसपे इनकम टैक्स रेड हो रही है, जिसको मना कर दिया गया है कोई विज्ञापन, आज तक मुझे 7 साल में अखबार में कोई विज्ञापन नहीं मिला, जिसका सरकारी मकान खाली कर लिया गया। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर के मानता प्राप्त पत्रकारों का चुनाव होता है, बड़ा प्रेस्टीज चुनाव होता है। मैं वो चुनाव लड़ा, में 22 प्रेसिडेंट, सरकार बनी, 4 महीने के अंदर मेरी मान्यता खत्म। 1000 पत्रकारों को सचिवालय पास मिले हैं, जिनके आपराधिक इतिहास भी कुछ फिर रहे होंगे। 7 सालों से मुझे सरकार ने सचिवालय पास भी नहीं दिया कि मैं सचिवालय में घुस ना जाऊंगी। इस हद तक दाऊद इब्राहिम बनाया गया। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 80 लाख सब्सक्राइबर खड़े हो गए देश में, यूट्यूब में। ये नतीजा हुआ। इससे भी बढ़कर नतीजा हुआ कि यूट्यूब पिछले 28 दिनों का व्यू देखता है कि आपके 28 दिनों में कितने लोगों ने देखा। आज सुबह में आने से पहले देख रहा था, 28 दिनों में 32 करोड़ व्यू है, यानी रोज 1.25 करोड़ से ज्यादा। इस पे भी सरकार नहीं मांगी। पहलगांव में हमला हुआ, हमने बस चंद सवाल किए, आतंकी आए कहां से, आप क्या कर रहे थे, सुरक्षा कहां थी, आतंकी कैसे चले गए। और ये किया यूट्यूब से। 29 अप्रैल को सुबह सुबह मेल आया कि सरकार ने कहा है कि आप राष्ट्र विरोधी चैनल हैं, इसलिए आपका चैनल बंद कर दिया जाए, आपका चैनल बंद कर दिया जाता है। मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा यार, हर इंसान को जिंदगी को मुझे मेरा ही पता क्यों याद आता है। मैंने फिर सरकार को लिखा, यूट्यूब को लिखा कि आप हमें बता तो दीजिए, हम तो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते कि हमें देश के खिलाफ कुछ बोलेंगे। ये देश हमें हमारी जान से प्यार है, हमारी आत्मा है, आप बता तो दीजिए कौन से वीडियो में बोला। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनको लगा लखनऊ का मामला है, हाई कोर्ट तक जाएगा, हाई कोर्ट कैसे चलता है आप सब जानते हैं। दिल्ली गया, कपिल सिब्बल जी से मिला, मेरी उम्मीद के विपरीत जाके कपिल सिब्बल जी ने गले लगाया, डरते जो उन्होंने कहा संजय हम तो बड़े बड़े फैन है, सुनते हैं हमारी पति दोनों। डरते डरते मैंने पूछा सर फीस कितनी, मैं कुछ लाख तो मेरे पास थे, मैंने कहा फीस तो करोड़ों में होती है, देश के सबसे बड़े वकील हैं। बोले फीस तो मेरी बहुत है। मैंने हाथ जोड़े, मैं सर बता दीजिए। बोले फीस मेरी ये है कि तुम लोगों के इंटरव्यू करते हो, आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू करूंगा। मैंने कहा सर हाँ, मतलब जिंदगी की इससे बड़ी पूछी क्या होती है। उन्होंने इंटरव्यू लिया, 1 रुपया मेरी फीस नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर हुई, चीफ जस्टिस की बेंच की, और चीफ जस्टिस सामने तुरंत नोटिस जारी किया। ये क्या है, पत्रकार को पता ही नहीं, उसने क्या बोला, आपने चैनल बंद कर दिया। 7 दिन के अंदर बताइए, कोई जवाब तो था नहीं। तीसरे दिन मेरा चैनल शुरू कर दिया गया बिना कुछ बताए। और मैं धन्यवाद दूंगा आशुतोष भाई जैसे बहादुर लोगों को
मेरे बड़े भाई जैसे हैं। देश का कोई बड़ा चैनल नहीं था, रवि जी हो, आशुतोष जी हो, अजीत अंजुम जी हो, सबने मेरे ऊपर कि 4 PM कैसे बंद हुआ ये बताया। और दुनिया का कोई बड़ा अखबार नहीं था जिसने ये ना छापा हो कि एक दिन में 16 पाकिस्तान के चैनल बंद और देश का ही 4 PM बंद। जब खुल गया दोपहर के 1 बजे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम अपना फैसला वापस लेते हैं, चैनल खोल दिया गया। रात के 1 बजे मैं दुबई में था। अगले दिन दोपहर को 1 बजे मैंने 4 PM मिडिल ईस्ट लॉन्च कर दिया और कहा सरकार आपको बधाई, आप मुझे हिंदुस्तान में रोकोगे, मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊँ। 4 PM मिडिल ईस्ट बहुत बढ़िया चल रहा था। सरकार ने जब जब रोकने की कोशिश करी, 2022 का चुनाव मैं डिबेट करता था शाम के 6 बजे, 5-5, 6-6 लाख लोग डिबेट देख रहे, लेकिन चैनल इसी तरह बंद। यूट्यूब से मैं भेजे जवाब नहीं, हम समझ के हमारा चैनल हैक किया गया। हमने तुरंत 4 PM यूपी बनाया और हमारे बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, हैदर भाई हमारे बिल्कुल बड़े भाई जैसे, उन्होंने बहुत अच्छा नोटिस भेजा। जगह जगह प्रदर्शन हुए कि 4 PM कैसे बंद किया गया। 4 PM यूपी बना दिया हमने। तीसरे दिन डर के मारे वो चैनल, जब हम सुप्रीम कोर्ट जाने को तो खोल दिया गया। हमने कहा 2 चैनलों का करें क्या, हमें दिमाग आया कि 4 PM यूपी बना देते और आप लोगों के आशीर्वाद से 4 PM यूपी बनाया। आज उसके भी 14 लाख सब्सक्राइबर है। ये जब उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश करी तब मुझे एक तोहफा मिला। गुजरात के चुनाव होने को थे, चुनाव होने से 5 दिन पहले मेरा नोटिस आया कि 10 सालों में इनकम टैक्स का, 10 सालों में आपके परिवार की जो आमदनी हो, जो खर्चा हो, मकान पेंट कराया हो, कुछ दिया, सबका ब्यौरा दीजिए। मैंने अपने हैदर भाई को पकड़ाया कि आप 2 ब्यौरा, मैं 4 PM गुजरात लॉन्च करता हूं। और मैंने 4 PM गुजरात लॉन्च किया, उसके भी 4 लाख। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपको इस बात से समझ आएगा होगा कि मीडिया वाकई में लोग का है। ये सारे उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया कि ये लोग से जोड़ते। अगर ये लोग नहीं होता, ये जन नहीं होता, तो मैं समझ नहीं पाता कि मीडिया का स्वरूप क्या है। एयर स्टेशन, रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कहीं जाओ, सड़क पे चलते लोग सेल्फी खींचते, बात करते हैं, संवाद करते हैं। मैं दुबई गया तो 1 महीने तक मैं 3 लोगों को मना करना पड़ता था लंच में, किसी और क्या डिनर में, किसी कोई दीवानगी। क्या किसी आपने कल्पना करी किसी गोदी मीडिया के चैनल को हो जाएगी? जो भाषा सड़क चलता रिक्शे वाला इस्तेमाल करता है, क्या आप सोच सकते हैं कि कभी आशुतोष जी के लिए इस्तेमाल हो जाएगी? बड़े चैनल भी आशुतोष जी को इसलिए बुलाते हैं कि उन्हें बैलेंस करना होता है, वरना इनकी बीजेपी के लोग कहेंगे ये तुम रटा रटाया टेप बोल रहे हो, कुछ तो विपक्ष के सुन लो, कुछ तो सरकार से सवाल पूछने वालों को बुला लो। तो ये मजबूरी हो गई है, उन्हें अब विश्वसनीय चेहरे भी चाहिए क्योंकि उनकी टीआरपी खत्म हो गई। तो यकीन मानिए कि ये दौर वो दौर है, फिर पलट के वो दौर आए हैं कि तानाशाही खत्म होगी। कभी ऐसा नहीं रहा कि कोई व्यक्ति, कोई तानाशाह इस मुगालते में रहा हो कि वो जिंदगी भर सफर करेगा, उसी की हुकूमत चलती रहेगी, उसी का इकबाल चलता रहेगा। मैं तो बस ये कहूंगा कि वो शायद वसीम बरेलवी का शेर है, मुझे पूरे शेर तो याद नहीं हो पाते, कि वो झूठ बोल रहा था इतनी खूबसूरती से कि मैं एतबार ना करता तो क्या करता। ये लोग इतनी सफाई से झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि लोग भ्रम में आ जाते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसी बीच फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आते हैं। तमाम जगह ये कहने के बाद मुसलमान आपकी भैंस खोल के ले जाएंगे, मुसलमान आपके मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे, मंगलसूत्र टूटी मुसलमान खोल के जाएंगे, तब भी उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य इतिहास याद रखेगा कि एक संकेत देता है, संदेश देता है कि इस नफरत का जवाब उत्तर प्रदेश अयोध्या से देता है। यहाँ नफरत नहीं, प्यार की भाषा जीतती है। नफरत करने वाले, धर्म के नाम पे बोलने वाले नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के प्यार की भाषा बोलने वाले लोग कामयाब होंगे। और इस लोक बनाम तंत्र में मीडिया हमेशा लोग के साथ खड़ी रहेगी। जो मीडिया लोग के साथ है वो कामयाब है, वो आगे बढ़ेगी। और निश्चित रूप से जो तंत्र के साथ खड़ा है, पैसे को आप बहुत बड़ा भ्रम मत पालिए। ये ताकत, ये सत्ता, ये पैसा बस चंद मेहमान हैं चीजों के। असली ताकत लोगों के दिलों में पहुंचना है। और मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि इस देश के बहुमत में दिलों के पास जो पहुंचती है, दिलों तक जो अपनी झंकार देती है, दिलों तक जो घंटी बजाती है, वो सच में वही मीडिया है। और वो मीडिया आप जैसे लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ बनी है। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद जो मुझ जैसे इंसान को भी सुनने के लिए इतनी देर बैठ सकते हैं, ये मेरा हौसला है, ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरी ताकत है कि मैं जैसा काम कर रहा हूं ऐसा ही करता रहूं। तभी आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।